दादाजी अपने कमरे में बैठे 15 साल पहले की बातें सोचते हुए। 15 साल पहले का सच हुए। रावी ओहस के भेज गए एड्रेस पर पहुंच गई। जहां वो होटल के अंदर आई, ओहस वहां पहुंच गया था। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई मैम यहां आने में? ओहस इस सवाल रावी उसे अजीब नजरों से देखने लगी। मुझे भला क्या दिक्कत होगी? नहीं, वो ये जगह शहर से काफी दूर है ना, बस इसलिए। ओहस हकलाने लगा जैसे कुछ राज छुपा रहा हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पहुँचने में, चलो अब चलते हैं वरना मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। रावी के कहने पर ओहस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग शॉपिंग करके घर आ गए। सभी लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे। ओशमी फोन में एक जगह देख रही थी। तभी नमित उसके लिए कॉफी लेकर आया। कॉफी का मग देखकर ओशमी शौक भरी नजरों से नमित को देखने लगी, जिसे देखकर नमित उसके बगल में बैठकर बोला, चिंता मत करो, जहर नहीं मिलाया है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो। तुम्हारा क्या भरोसा, कहते हुए ओशमी ने कॉफी का एक सीप लिया। नमित ने काफी अच्छी बनाई थी। कॉफी के अलावा तुम्हें और कुछ आता है क्या? ओशमी के पूछने पर नमित ने नामे गर्दन हिला दी। मुझे कुछ खास नहीं आता, मैगी और पास्ता बनाना आता है, लेकिन भाई को सब कुछ खाना बनाना आता है। भाई का मतलब निहिर जेठ जी? ओशमी अजीब सा मुंह बनाया, जिसे देखकर नमित उसे घूरते हुए बोला, ऐसे मत कहो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि भाई कितना अच्छा खाना बनाते हैं। उनका खाना खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगी। ओह प्लीज, मुझे ऐसा वैसा खाना नहीं खाना जिसमें मुझे उंगलियां चटनी पड़े, तुम खाओ। ओशमी के कहने पर नमित कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र ओशमी के फोन पर गई। तुम ये क्या देख रहे हो? नमित सवाल करने पर ओशमी फोन बंद करके साइड में रखते हुए बोली, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ जहाँ मेरा खुद का ब्रांड हो। ग्रेट आइडिया, लेकिन इसके लिए तुम्हें फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। नमित के कहने पर ओशमी ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ जानती हूँ, मेरे पास मेरी कुछ सेविंग है, मैं उनसे कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम नमित अग्निहोत्री की वाइफ हो, मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा स्टार्टअप करके दे दूंगा। नमित के कहने पर ओशमी जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुद के दम पर अपना स्टार्टअप करना चाहती हूँ, मुझे इसमें किसी की जरूरत नहीं है। तुम अकेली इतना सब कुछ नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, प्लीज। ओशमी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक और बात है, तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है तो लोग मुझे जरूर ताने देंगे कि इतनी बड़े सुपरस्टार की बीवी होने के बावजूद तुम एक छोटी सी जगह से अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हो। नमित प्लीज, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, मैंने कभी अपने पापा की भी मदद नहीं ली जो मैं तुम्हारी मदद लूंगी। मैं बचपन से ऐसी हूँ, मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं है, मैं खुद का नाम बनाना जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी भी खुद की अलग पहचान हो, लोग मुझे तुम्हारा नाम से नहीं बल्कि मुझे मेरे नाम से जाने। ओशमी के सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसको किसी अमीर इंसान की जरूरत नहीं थी। जब मुंबई भी आई थी तब वह जॉब कर रही थी, जबकि उसे जॉब करने की जरूरत भी नहीं थी। उसने जिंदगी में कुछ भी कमाया था अपने बलबूते पर कमाया था। ओशमी की बात नमित बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। जहां वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। ओशमी ने उसके जाने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने फोन को ऑन किया और सीधा तरुण का नंबर डायल किया। तरुण अपने कामों में बिजी था, इसलिए पहले कॉल वह उठा नहीं पाया, लेकिन जब कॉल दूसरी बार बजा तो उसने फौरन उठा लिया। बोल जगा डाकू। तरुण की बात सुनकर ओशमी फोन को सामने लेकर उसे घूर फिर बोली, कल मेरी रिसेप्शन पार्टी है और तुझे आना है तो मुझे कोई बहाना मत देना कि मेरा काम है, मेरी मीटिंग है, मेरे पेट दिल में दिमाग दर्द है, मुझे इसमें कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर कल तू मुझे मेरे पार्टी में नहीं देखा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ओशमी ने तरुण को डायरेक्ट धमकी दी थी, जिसे सुनकर एक पल में तरुण खामोश हो गया। सुन रहा है या बेहरा हो गया? उसके कुछ न कहने पर ओशमी झुंझला गई। सुन रहा हूँ मेरी माँ, लेकिन आशु तुम जानती हो ना, वहाँ तेरे परिवार के साथ तेरे ससुराल वाले होंगे, रावी होंगी मुझे। ओशमी तरुण की बातों को बीच में काटते हुए बोली, तो तुझे क्या करना है? मेरी ससुराल वाले तुझे खा नहीं जाएंगे, चुपचाप आजा, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है और जो हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता, तो फिर अब क्यों मार रहा है? और वैसे भी तेरी शादी हो चुकी है तो तुझ पर कोई शक नहीं करेगा और तुझे पर कोई शक लेगा ना तो मैं उसकी शोक सभा बना दूंगी। ओशमी की दबंग भरी बात सुनकर तरुण के होंठ पर हल्की मुस्कान तैर गई। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगा, कहकर उसने फोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ लूतिक के लिए शॉपिंग करने आया था। वो जैसे ही अपार्टमेंट में आया लूतिका उसे कहीं नहीं मिली। लूतिका कहा तुम कहते हुए ऋषभ उसे पूरे फ्लैट में ढूंढने लगा, तब जाकर उसे किचन में से कुछ गिरने की आवाज आई। ऋषभ जल्दी से किचन में चला गया जहां लूतिक के हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर गया था। लूतिका तुम ठीक तो हो ना? लूतिक ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा जहां ऋषभ उसके लिए परेशान था। वो ऋषभ, मुझे प्यास लग रही थी तो मैं किचन में पानी पीने आ गई।
गलती से वो ग्लास मुझे टूट गया, मुझे माफ कर दो। लुतिका की बात सुनकर ऋषभ जल्दी से उसे साइड करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना। लुतिका ने नामे गर्दन हिला दी, जिसे देखकर ऋषभ बोला, ओके तुम कमरे में जो, मैं साफ करके आया। तुम क्यों साफ करोगे, मैं करती हूँ, कहते हुए लुतिका 2-4 कदम आगे बढ़ी, लेकिन उसकी चाल अलग लग रही थी, वह एक पैर से लंगड़ रही थी। लुतिका तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या? ऋषभ के कहने पर लुतिका का चेहरा उतर गया। ऋषभ जल्दी से झुककर उसके पैरों को देखने लगा। उसके पैर पर बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर ऋषभ हैरान रह गया। तुम्हारे पैरों में ये चोट कैसी लगी? ऋषभ के पूछने पर लुतिका के माथे पर हल्का ठंडा पसीना छलका। वो ऋषभ, तुम्हारी जाने के बाद मैं कमरे में कुछ साफ सफाई कर रही थी और बीच में टेबल आ गया और मैं उसे पर इतनी जोर से गिर गई कि वह टेबल भी टूट गया और उसका कांच मेरे पैरों में लग गया। ऋषभ लुतिका की बात सुनकर हैरान रह गए। उसने जल्दी से लुतिका को अपने गोद में उठाया और बेडरूम में लेकर आया। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम चुपचाप से आराम नहीं कर सकती थी? कहते हुए ऋषभ उसके चोट को देखने लगा, जिस पर पूरी तरह से बैंडेज की हुई थी। तुम्हें ये बैंडेज मैंने खुद से की, लुतिका जल्दी से बोली। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। ऋषभ आगे बढ़ा था कि पीछे से लुतिका उसका हाथ पकड़कर बोली, ऋषभ कहीं मत जाओ, मेरे पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। ऋषभ लुतिका देखा, जिसकी आंखों में एक मासूमियत थी, जिसे देखकर ऋषभ के पर आगे नहीं पड़े उसके बगल में बैठ गया। तो कल हमें कितने बजे जाना है? कहा, तुम्हारी बहन की रिसेप्शन पार्टी है ना? लुतिका के कहने पर ऋषभ ने हमें गर्दन हिला दे, लेकिन तभी उसे याद आया रिसेप्शन पार्टी का तो उसने उसके सामने जिक्र ही नहीं किया था, वह तो उसे सरप्राइज देने वाला था। तुम्हें कैसे पता चला कि कल मेरी बहन की रिसेप्शन पार्टी है? ऋषभ के सवाल पूछने पर लुतिका चेहरे पर भाव बदल गए। उसने नजरें नीचे झुका दी। सॉरी, वह तुम फोन पर बात कर रहे थे तो मैं तुम्हारी बातें सुन ली थी। उसके कहने पर ऋषभ आराम से उससे बोला, कोई बात नहीं। वैसे मैं तुम्हें बताने वाला था, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गया था, लेकिन तुम्हारी पैर की चोट। मैं ठीक हूँ, जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है। ऋषभ लुतिका को हैरानी से देखने लगा। वह लड़की जिसे लोगों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आज वह उसे कह रही कि वह पार्टी में आएगी। ऋषभ को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आर यू श्योर तुम वहां सच में जाना चाहती हो? ऋषभ के पूछने पर लुतिका ने सिर हाँ में हिला दिया। उसके चेहरे पर आई चमक को देखकर ऋषभ के होंठ पर मुस्कान तैर गई। ठीक है, कल रात को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जिसे सुनकर लुतिका उसे बोली, तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो, मुझे दिखाओ तो। ओह, वो बैग में बाहर ही भूल गया, अभी लेकर आया, कहकर ऋषभ जल्दी से कमरे के बाहर चला गया। ऋषभ जाते ही लुतिका के चेहरे के भाव ऐसे चेंज हो गए मानो वो कुछ गहरी रात छुपा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ अभय, जिसको इस बात की खबर मिल चुकी थी कि रानव मेहरा इंडिया वापस आने वाला है, जिसे उसका चेहरा काफी सख्त नजर आ रहा था। सर, आप क्या सोच रहे हो? आरामदायक चेयर पर बैठे अभय को देखकर असिस्टेंट पूछने लगा। असिस्टेंट की बात सुनकर अभय कुछ देर खामोश रहकर बोला, पता लगाओ कि इस बार रानव मेहरा किस मकसद से वापस आ रहा है। अभय की बात सुनकर असिस्टेंट सिर हिलाकर वापस वहां से चला गया। अभय उसके जाने के बाद आंखें बंद किए हुए था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अचानक मिहिर का खून से लथपथ चेहरे नजर आया, जिसे याद करके ही उसने आंखें खोली। उसका माथे पर पसीना छलक आया, जैसे वो काफी घबराया गया हो। चाहे जो हो जाए, इस बार रानव मेहरा को आसानी से जीतने नहीं दूंगा। एक बार तो वह मेरी चंगुल से भाग चुका है, लेकिन इस बार मैं उसे मौत के घाट जरूर उतार दूंगा। कहते हुए अभय की आंखें में आग उबलने लगी, जो रानव मेहरा को तबाह रखने की चाह रखती हो। अगले दिन शाम को आज रावी का रिसेप्शन था। मालती रावी के घर आई थी, साथ ही साथ वो अपने साथ ब्यूटिशियन लेकर आई थी, जो रावी को अच्छी तरीके से तैयार कर सके। रावी अपनी मां को देखकर काफी खुश हो गई थी। रावी को ब्यूटिशियन तैयार कर रहे थे, वही मालती पूरी तरह होकर उसके सामने खड़ी हो रावी को तैयार होते देख रही थी। रावी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, जहां उसका चेहरा काफी अलग नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसमें काफी खूबसूरत लग रही थी। जैसे उसने खुद को आईने में देखा तो उसे अजीब लगने लगा। मालती ने दोनों ब्यूटिशियन को वहां सजाने को कहा। मम्मी, मुझे मेरा मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उसने बहुत ज्यादा प्लेयर बना दी है। मेरे चेहरे पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं रिसेप्शन पार्टी के लिए नहीं, हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। रावी बात सुनकर मालती को हंसी आने लगी, जहां वो उसे समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम अच्छी लग रही हो, बस फर्क ये है कि तुम्हारा चेहरा अलग लग रहा है। मम्मी, मेरा चेहरा ही नहीं, मेरी आंखों का ओरिजिनल शेड उसने अलग कर दिया। मुझे ये लेंस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। उसको ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। तुम्हारी आंखें ब्राउन लग रही है, इसमें तुम खूबसूरत लग रही हो बेटा, ये तुम्हारे कपड़े से मैच कर रहा है।
लेकिन क्यों मम्मी, मेरी ओरिजिनल आंखें आपको पसंद नहीं? रावी पूछने लगी, जिससे देखकर मालती उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की खूबसूरत आंखों को कोई नजर लगाए। तुम खास हो रावी बेटा, और तुम्हारे ये आंखें उसे भी खास है और उन्हें जल्दी से नजर लग जाती है। मम्मी, आप मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करती हो। कभी कभी डर लगता है मैं आपको खो ना दूं, क्योंकि मैंने जिसको भी दिल से ज्यादा चाहा है वो आगे चलकर मुझे बहुत दूर हो चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती बेटा। जानती हूँ मैं तुम्हें अपने कोख में से जन्म नहीं दिया है, लेकिन तुम मेरे लिए उतनी ही खास हो जितनी रीना है। मालती के इतने प्यार कहने पर रावी की आंखें में नमी तैर गई। मालती ने जल्दी उसे गला लगा दिया। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अतीत का साया फिर से हमारी जिंदगी पर मंडराने वाला है। मालती ने कहकर रावी को अपनी बाहों में छुपा लिया, जैसे वो उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचना चाहती हो। तभी कमरे में मालवी आई। दी, आप तैयार हो गई? कहते हुए मालवी ने जैसे रावी को देखा वो शौक रह गई। उसके शौकंग भरी नजरों को देखकर रावी को थोड़ा अजीब महसूस होने लगा। क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? रावी कहने पर मालवी जल्दी से उसके पास आकर बोली, नहीं दी, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन आज मुझे आप अलग ही लग रहे हो। आपकी आंखें, वो मैंने लेंस लगाए हैं। रावी के कहने पर मालवी बोली, क्यों, आपकी ओरिजिनल आंखें अच्छी लगती है? हाँ जानती हूँ मालवी बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी बहन की आंखें काफी खूबसूरत है और वह आंखें रेयर है, बस इसलिए मैंने उसके आंखों का शेड बदल दिया ताकि मीडिया वाले उसकी रियल तस्वीर ना खींचे, क्योंकि हरी आंखों को जल्दी नजर लग जाती है ना, और मीडिया वालों को तो छोटी बात को बड़ी करने की आदत है। मालवी को मालती की बातें कहीं अटपटी लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहते हुए मालती ने आंखों काजल निकलकर मालवी के कानों के पीछे लगा दिया। उसके स्पर्श में ममता की गर्मी थी, जिसे अचानक से मालवी को उसकी माँ की याद आ गई। उसने जल्दी से अपने आंसू को छुपा लिया। चलो दी, हमें निकालना है वरना होटल पहुंचने में देर हो जाएगी। मालवी के कहने पर रावी ने गर्दन हिला दी। क्या बच्चों तैयार हो गए? और ओशमी, उसकी तैयारी हो गई हो शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों की तैयारी हो गई है। तो जा देखकर आ ओशमी को, और कितनी देर लगेगी? रावी के कहने पर मालवी सिर हिला दिया। मम्मी, रिना कहाँ है? रिना अभी अभी पार्लर में गई है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो लड़की इतनी जिद्दी है कि कहाँ मेरी बात मानती है। उसने कहा है वो सीधा पार्लर में से तैयार होकर आएगी। मालती की बात सुनकर रावी ने निराशा से गर्दन हिला दी। मैं तुम्हारे पापा को देखकर आता हूँ, तुम यही बैठना, कहकर मालती कमरे में बाहर चली गई, जहां रावी ने खुद को एक नजर आईने में देखा और फिर टेबल रखा फोन उठाया। निहिर कल रात घर नहीं आया था। जब रावी ने उसे सुबह फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। रावी ने उसके असिस्टेंट को फोन किया, पता चला कि वह रात भर ऑफिस में ही था। रावी ने फिर से निहिर फोन किया, लेकिन निहिर उसकी एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। रावी ने उसे 5 बार कॉल किया, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आया। जहां उसने असिस्टेंट को कॉल किया, कार्तिक ने रावी का फोन एक कॉल में ही उठाया। मिस्टर कार्तिक, मिस्टर अग्निहोत्री कहाँ है? क्या वो मीटिंग में बिजी है? रावी के पूछने पर कार्तिक बोला, यस मैम, बॉस जरा सुबह से बिजी है। वो जानते हैं ना, आज उनके शादी की रिसेप्शन पार्टी है। रावी के कहने पर कार्तिक बोला, जी मैम, उन्हें पता है और उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट होटल आ जाएंगे। रावी ने कल से निहिर की आवाज नहीं सुनी थी, जिसे उसका मन काफी भारी भारी महसूस हो रहा था। मिस्टर कार्तिक, जैसे वह फ्री हो जाए उनसे कहना मुझे कॉल करने के लिए। रावी अपनी बात खत्म करके फोन कट कर दिया। कार्तिक जैसे ही मुड़ा तो उसकी नज़र हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठ निहिर पर गई। जारी है रिसेप्शन पार्टी। निहिर हाथों पर पट्टी लगी हुई थी। कार्तिक थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। बॉस मैम को फोन आया था, कार्तिक धीरे आवाज में बोला, जिसे सुनकर निहिर अपने नजरें उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा काफी कठोर नजर आ रहा था। क्या बोला तुमने? कुछ बताया तो नहीं? कार्तिक ने ऐसे सिर हिलाया जैसे कोई बम उसके सिर के ऊपर लटक रहा हो। नहीं बॉस, मैंने बस बोला कि आप बिजी हैं। मैंने ये नहीं बताया कि आप हॉस्पिटल में। निहिर तेज ठंडे स्वरों में बोला, उसे क्या किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए? न अभी न कभी। कार्तिक ने गहरी सांस छोड़ी, मानो मौत से बच निकला हो। बॉस, आपकी बाहों में से खून निकल रहा है। कार्तिक कहने पर निहिर ध्यान अपने बाहों पर गया, जिसमें ताज़ा खून बाहर निकल रहा था। पता लगाओ कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। निहिर कहने पर कार्तिक सिर हिला दिया। वही रावी का मन आज बेचैन होने लगा। उसे महसूस होने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा होने वाला है। उसने गहरी सांस छोड़ी और ओशमी के कमरे में जाने लगी, जहां ओशमी तैयार हो गई थी और फोन पर अपने पापा से लड़ रही थी। पापा, आपको मैंने घर आने को कहा था और आप वहां चले गए। बेटा, तुम आ रही हो, रही तो लड़ाई किस बात पर? जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं।
भानुश्री बात सुनकर ओशमी मुंह बनाकर कहा, ओके मैं आ रही हूँ कहकर उसने फोन कट किया और जैसे मुड़ गई। सामने रावी को देखकर ओशमी हल्की चौंक गई। रावी तुम थोड़ी अजीब नहीं लग रही हो, कहते हुए वो उसके पास आई। क्यों, क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही हो? रावी थोड़ी सी हिचकिचा गई। नहीं पागल, तुम खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें थोड़ी अजीब लग रही है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ओशमी के कहने पर रावी ने गहरी सांस छोड़ी। नमित कहाँ है? रावी के कहने पर ओशमी बोली, यजमान अपने शूट पर गए हैं। कहाँ है? वहीं तैयार होकर आएंगे। वैसे मालवी तुम्हें देखने आई थी, कहाँ है वो? रावी के कहने पर ओशमी बोली, शायद वो बच्चों के साथ होंगी। जिससे सुनकर रावी बच्चों के कमरे में गई, जहां ध्रुव तैयार होकर बिस्तर पर बैठा हुआ था। ध्रुव कहते हुए रावी अंदर आई और ध्रुव ने जैसे रावी को देखा उसके होंठ पर हल्की मुस्कान तैर गई। मोमी यू लुक सो ब्यूटीफुल। थैंक यू बेटा, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। रावी उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। मोमी आपने आंखें में क्या लगाया है? ध्रुव के पूछने पर रावी लेंस लगाए हैं बेटा। मोमी आप परेशान हो? ध्रुव रावी के चेहरे पर गौर किया, जिसे सुनकर रावी जल्दी से कहा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तभी वहां एक मेड आई जो रावी और ध्रुव को देखकर नीचे आने को कहकर चली गई। चलो बेटा, रावी बोली। वेट मोमी कहकर ध्रुव स्टडी रूम की टेबल पर भागकर ड्रॉ ओपन किया और उसमें से ब्लैक मार्कर लिया और रावी को बोला, मोमी नीचे झुकिए। रावी को ध्रुव के हाथ में ब्लैक मार्कर देखकर अजीब लगा। वह नीचे झुकी तो ध्रुव ने रावी के कानों के पीछे ब्लैक मार्क से टीका लगा दिया। अभी आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, इनफैक्ट डैडी की नहीं। ध्रुव की बात सुनकर रावी हंस पड़ी और उसे लेकर नीचे चली। नमित निहिर को छोड़कर सारा नीचे आया और थोड़ी बात सभी कार में बैठकर डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गया। वही तविक रिना को मैसेज कर रहा था कि वो कब तक आ रही है। वही रिना का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। ओह, कौन इतना मैसेज करके जान खा रहा है? रिना हल्की इरिटेटिंग में बोली। जहां मेकअप आर्टिस्ट उसे बोली, एक बार देख लीजिए, मुझे देखने के लिए टाइम नहीं है, तुम जल्दी करो वरना मुझे देर हो जाएगी और मेरे बिना ही रिसेप्शन खत्म हो जाएगा। रिना के कहने पर उस मेकअप आर्टिस्ट में कुछ नहीं कहा और जल्दी से उसका मेकअप करने लगी। वही तविक, ध्रुव, धानी और ध्रुवी उसके साथ थे। बड़ी आप फोन पर किस बात कर रहे हो? ध्रुवी उसके गोद में आकर उसके फोन में घुसकर बोली। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? धानी जल्दी से तविक को सवाल पूछा। वही तविक उनकी बातों से हैरान परेशान हो गया। इस उम्र में इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पता है? वही ध्रुव गुस्से में अपने को बहानों को घूरने लगा। तुम दोनों में अकल नाम की चीज नहीं है क्या? ठीक से बैठ नहीं सकती? और यह क्या हरकत है किसी की फोन में झांकने का? ध्रुवी, धानी, तविक के कुछ कहने पहले ध्रुव दोनों को डपया की मात्रा टना पे एक ही मात्रा लगा, जिसे सुनकर तविक होंठ पर हल्की मुस्कान तैर गई। भाई मैं तो बस देख रही थी, ध्रुवी छोटा सा मुंह बनाकर बोली। वही धानी भी बोली, आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्योंकि तुम दोनों की हरकतें ऐसी है, ध्रुव तपाकर बोला। भाई आप बोरिंग हो, इसका मतलब यह नहीं कि सब बोरिंग है। अगर चाचू की कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मुझे बहुत मजा आएगा, उसे मिलने में क्यों है ना बड़ी? ध्रुवी चमकती आंखों से तविक को देखकर बोली। वही उसकी आंखों को देखकर तविक उसके गालों को खींचकर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड अभी तक बनी नहीं है, तो आपको जरूरत भी नहीं है, हम दोनों हैं ना आपकी गर्लफ्रेंड, धानी तपाकर बोली। वही ध्रुव दोनों को घूरते हुए आगे देखने लगा और तविक जोर से हंसने लगा। वही दूसरी तरफ निहिर की कार के होटल के पास रुकी। जो होटल उसका खुद का था वह जल्दी से टॉप फ्लोर पर गया। मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी ब्लैक शेरवानी पहनते हुए उसकी बांह दर्द से हल्की कांप गई, लेकिन उसके चेहरे कोई भाव नहीं था। कपड़े पहन बाहर निकला। कार्तिक के साथ बाकी गार्ड्स उसके आने का इंतजार कर रहे थे। निहिर जैसे बाहर निकल सबने अपना सीना चौड़ा कर दिया, जैसे कोई शासन का महाराजा बाहर निकाल कर आया हो। कार्तिक ने नोटिस किया निहिर ने जानबूझकर ब्लैक रंग सिलेक्ट किया है ताकि खून बाहर निकाल भी आया तो किसी को दिखाई नहीं देगा। अभी क्या यहाँ मेरी बारात का इंतजार कर रहे हो? निहिर सभी को खो जाने वाली नजरों से घूरा और आगे बढ़ गया, जिसके साथ गार्ड्स उसे घेर लिया। असल निहिर गार्ड्स पर नाराज था, क्योंकि इतनी गार्ड्स होने के बावजूद भी वो घायल हो चुका था। वही कार्तिक मुंह लटक गया। वही अग्निहोत्री परिवार की कार जैसे अपनी जगह पहुंची, कैमरा के फ्लैशें उन पर बौछार हो गई। वही दादाजी ने गार्ड्स के कहकर बच्चों का चेहरा बिल्कुल भी दिखाने के लिए बना कर दिया था। जहां तविक ने जैसे दरवाजा खोला, गार्ड्स तुरंत उन्हें उसके चेहरे को छुपाकर अंदर ले गए। वही धानिश मालवी का हाथ माथे हुआ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसे अपने भाई से थोड़ी जलन होने लगी, क्योंकि उसकी शादी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वही निहिर के वक्त न आने पर रावी चेहरा उतरा हुआ था। इसी बीच एक और लग्जरियस कार रुकी जिसमें नमित बाहर निकला।
उसके देखकर भीड़ उसके ऊपर दौड़ पड़ी। देखो देखो, नमित सर आ गए। हाय नमित सर, इधर इधर सर। लेकिन गार्ड्स होने के वजह से कोई नमित पहुंच नहीं पाया। नमित ओशमी के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे हल्के किस किया तो मीडिया वालों ने उसने फोटो लेना शुरू कर दिया। मीडिया में एकदम खलबली। फ्लैश फ्लैश फ्लैश। सर, शादी दिल्ली में क्यों की? मुंबई से इतना अटैचमेंट होने के बाद भी। मैम कौन है? किसकी बेटी? क्या यह मॉडल हैं? आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? मैम, नमित सर आपको कैसे और कहा? आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं क्या? उसके सवालों से ओशमी थोड़ी नर्वस सी हो गई, कंधे सख्त, सांस हल्की। नमित कैमरों की तरफ मुड़ा, अपनी स्टार वाली स्माइल के साथ बोला, शादी जहां दिल कहे वहां होती है। दिल्ली हमारा पर्सनल स्पेस था और हम वही चाहते थे। रिपोर्टर्स फिर बोले, ओशमी कौन है सर? नमित ने गर्व से उसकी ओर देखा। ये मेरी वाइफ हैं और बस यही पहचान काफी है। बाकी सब धीरे धीरे आप खुद जान लेंगे, मुझे यकीन है। नमित ओशमी के साथ आगे बढ़ गया। वही रावी को काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था जहां वह दादा दादी जी के साथ आगे बढ़ने लगी। मीडिया वाले ने उनकी फोटो लेनी ले, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि वो मिस्टर अग्निहोत्री की वाइफ है। कुछ देर बाद होटल का ग्रैंड बॉलरूम झूमर की रोशनी में चमक रहा था। बाहर रेड कारपेट पर मीडिया का सागर उमड़ा हुआ था। अंदर मेहमानों की भीड़, लाइव ऑर्केस्ट्रा और फूलों की महक, सब मिलकर एक परफेक्ट वीआईपी माहौल बना रहे थे। निहिर कार जैसे गेट पर रुकी। कार्तिक बाहर निकल और अपने कॉलर को ठीक करने लगा। निहिर रोबदार तरीके बाहर निकल जैसे पूरी दुनिया राजा व अकेला हो। निहिर देखा मीडिया और पागल हो गई। फोटो की फैश से निहिर घुटन होने लगी। सर, आपने शादी कब की? किसी को पता भी नहीं चला। आपके खानदान हमेशा चोरी छुपे शादी होती है क्या? दिल्ली में सीक्रेट शादी का क्या मतलब था? पब्लिक से छुपा क्यों रहे थे? क्या ये रिसेप्शन आपकी इमेज क्लीन करने के लिए दिया गया है? हम आपकी पत्नी मैडम की तस्वीर ले सकते हैं? क्या वो अंदर हैं? निहिर का मूड पहले ही खराब था। बांह पर पट्टी, आंखों में गुस्सा और जबड़े भिंचे हुए, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। फिर मीडिया की तरफ मुड़कर बिल्कुल रॉयल एटीट्यूड में कहता है, जहां तक रिसेप्शन का सवाल है, वो भी मेरी फैमिली की खुशी है। आपको जो समझना है समझ लीजिए। एक महिला रिपोर्टर फिर चिल्लाती है, सर आपकी वाइफ की तस्वीर। निहिर बस एक सेकंड रुकता है, उसकी आंखें तंग होकर सिकुड़ जाती हैं। मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं होगा। मानो ऐसा कह रहा जैसे उस रिपोर्ट ने रावी गोद में मांग लिया हो। निहिर घमंडी भाव रखते हुए सीधा अंदर बढ़ जाता है। कार्तिक उसके पीछे पीछे ऐसे भागता है जैसे कोई उसे गोली मारने वाला हो। जैसे ही निहिर गार्ड्स से होते हुए अंदर आता है, हॉल में उसका आना सबको महसूस होता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, म्यूजिक हल्का पड़ जाता है, फ्लैश अंदर भी चलने लगते हैं। लेकिन निहिर की नजरें किसी पर नहीं, सिर्फ रावी पर टिक जाती हैं। रावी की खूबसूरत में निहिर पल भर में सब कुछ भूल जाता है। मानो वक्त रुक गया हो, लेकिन वो जल्दी से होश में आ गया है और रावी नजरें हटा देता है। लेकिन अगले पल उसका चेहरा काला पड़ जाता है तरुण को वहां देखकर। ये देखकर निहिर के भीतर का खून मानो खौलने लगता है, जबड़े कड़क हो जाते हैं। उसका मूड फटने को आ गया था। वही कार्तिक निहिर नजरों को देखकर तरुण को देखता तो उसकी सांसें थम जाती है। बस यही बाकी था, अब तो इस जल्लाद के गुस्से से मिस्टर तरुण दीवान मरेगा, यह मैं। निहिर तरुण को ऐसे घूर रहा था जैसे शिकारी करने पहले शरीर नाप रहा हो। वही रावी ने निहिर को देखा तो उसकी सांस में सांस आई। लेकिन निहिर नजरों को तरुण को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वही तरुण ने जब निहिर नजर खुद पर पाई तो उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान ना देखकर इग्नोर करके फोन में घुस गया। हॉल में रावी की ओर बढ़ता हर कदम निहिर का गुस्सा और भड़का रहा था। उसकी आंखें तरुण पर जमी थीं, जैसे अगले उसकी गर्दन दबोच लेगा। वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक मीठी आवाज उसके पैरों से लिपट गई। डैडी। ध्रुवी गुलाबी फ्रॉक में, चमकती आंखों के साथ, लोगों को धकेलते हुए उसकी ओर दौड़ती चली आई। उसकी मासूम आवाज ने निहिर के पूरे उबलते हुए खून को पल भर में ठंडा कर दिया। निहिर का गुस्सा एकदम से रुका, उसका चेहरा नर्म हुआ, आंखों में एक गर्माहट उतर आई। निहिर झुककर उसे गोद में उठा। चारों तरफ फुसफुसाहट फैल गई। अरे, मिस्टर अग्निहोत्री की इतनी बड़ी बेटी है, किसी को पता ही नहीं था। ओह माय गॉड, वह फादर भी है। निहिर ने हल्के से उसकी नाक को चूमा। क्या कर रही थी बेबी तुम? डैडी, ये देखो ना, यहाँ की डेकोरेशन कितनी प्रिटी है। उसने आसमान छूते गुलाबों के आर्च की तरफ उंगली दिखाई। ये सारा मैं अपने घर ले जाना चाहती हूँ। यहाँ की लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लगी।
निहिर अपनी बेटी की मासूमियत पर हंस दिया। उसकी बाह पर दर्द था, शरीर पर थकान, दिमाग में गुस्सा, लेकिन ध्रुवी की एक मुस्कान ने सब मिटा दिया। निहिर ने ध्रुवी के गालों पर प्यार से किस किया। प्रॉमिस, तुम्हारे बर्थडे पर इससे भी अच्छा डेकोरेशन हम पूरे घर में करवाएंगे। ध्रुवी खुश होकर उसकी गर्दन में और कसकर लिपट गई। यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। ध्रुवी अभी भी निहिर की गर्दन से चिपकी हुई थी, लेकिन उसी समय एक ठंडी ध्रुव ने निहिर की शेरवानी को नीचे खींचा। निहिर नजरें झुकाकर अपने बेटे को देखा, जहां उसे उसका बेटा घूर रहा था। उसने उंगली के इशारे से नीचे झुकने को कहा। निहिर उसके कहने पर झुक गया। क्या आपको कुछ और भी नहीं मिला पहनने के लिए? ध्रुव काले फॉर्मल सूट में, बालों को साइड से सेट किए, एकदम छोटे बॉस की तरह वहां खड़ा था। चेहरे पर वही स्टोन कूल एक्सप्रेशन, जैसे किसी 5 साल के बच्चे का नहीं, बल्कि किसी बिजनेस टाइकून का लुक अल्फाजों के बिना बोल रहा हो। वही निहिर उसे घूरने लगा उसके बातों से। ध्रुव बिल्कुल ठंडी आवाज में निहिर से बोला, ये रिसेप्शन पार्टी है, बिजनेस मीटिंग नहीं। आपको पता नहीं कैसे ड्रेस अप होना चाहिए था। ध्रुव ने भले धीरे आवाज में कहा था, लेकिन आसपास कुछ लोगों ने उसकी बात सुन ली। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या डरें। ध्रुवी ने मुंह खोलकर बोली, भाई आप। पर ध्रुव ने हाथ उठा दिया, जैसे कह रहा हो, ध्रुवी स्टे आउट ऑफ दिस। निहिर की भान सिकुड़ी, उसकी आंखों में गुस्सा आया, लेकिन ध्रुव की नजरों में 1 इंच भी डर नहीं था। निहिर ने उसे जलती हुई निगाहों से देखा। ध्रुव ने भी वैसा ही किया। दोनों ऐसे एक दूसरे को घूर रहे थे मानो यह कोई साइलेंट कोड वो हो जहां शब्द कम, नजरों का टशन ज्यादा हो। कार्तिक बगल से धीरे से बुदबुदाया, हे भगवान, छोटे वाले बॉस भी बड़े वाले बॉस जैसे ही हैं, एकदम डुप्लीकेट कॉपी। दादाजी दूर से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें टाइम न आने के वजह निहिर गुस्सा आया था, लेकिन ध्रुव के कहने पर उन्हें हंसी आ गई। बाप बेटे का असली ताश का खेल शुरू हुआ। ध्रुव ने अपनी जैकेट ठीक की और बिना पलक झपकाए निहिर को कहा, अगली बार पार्टी में ड्रेस कोड फॉलो कीजिएगा। आपकी इमेज है डैडी। निहिर के होंठ हल्के से फड़के। उसने ध्रुव को पूरा ऊपर से नीचे तक देखा और झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम मुझे सिखाओगे? ध्रुव वही सख्त बनी हुई शक्ल लेकर बोला, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। चलिए मेरे साथ, कहते हुए ध्रुव निहिर को खींचते हुए कहे आगे बढ़ना लगा। क्या कर रहे हो तुम? निहिर तस से मज नहीं हुआ। आपको कुछ दिखाना है? ध्रुव के कहने पर निहिर भौहें सिकुड़ गई। क्या? निहिर हल्क चिढ़ने के अंदाज में बोला, जिसे देखकर ध्रुव ने भौहें सिकुड़ ली। मिस्टर अग्निहोत्री, कहते हुए रावी वहां आ गई और निहिर बाह पकड़ ली। वही रावी हाथ पकड़ने पर निहिर हल्का दर्द महसूस हुआ, जो उसने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। निहिर ने जल्दी से रावी के हाथों को छुड़ाकर उसकी कलाई को थाम लिया, लेकिन तभी उसका ध्यान रावी के आंखें पर गया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी निहिर नजरें ऊपर करके ऊपर देखा, जहां एक शार्प शूटर खड़ा था, जिसे देखकर निहिर के होंठ पर शैतानी मुस्कुराहट खिल उठी। उसने एक नज़र कार्तिक पर डाली। कार्तिक निहिर के चेहरे को देखा तो उसके भाव बदल गए। वो एकदम से सख्त होकर वहां से चला गया। लूतिका, तुम यही रुको, मैं मम्मी पापा से मिलकर आया। ऋषभ के कहने पर लूतिका ने सिर हिला दिया। वही ऋषभ उसे एक साइड कोने पर बैठाकर आकाश और मालती की तरफ बढ़ा। मालती आकाश जी मेहमानों से बातचीत कर रहे थे, तभी ऋषभ वहां उनके पास आया। आ गए तुम? मुझे तो लगा हमें सिर्फ एक बेटी है। आकाश जी ताना सुनकर ऋषभ का मुंह बन गया। वही मालती उससे नाराज थी, लेकिन उन्होंने माहौल को देखकर खुद को शांत किया। कहा था तू और किस दुनिया में रहता है, तू ना फोन करता है, जबकि फोन करो तो हमेशा तेरा फोन बिजी रहता है। मालती की बात सुनकर ऋषभ हल्का झुंझलाहट में बोला, मम्मी आप जानती हो ना मैं एक सिंगर हूँ, एक फ्लॉप सिंगर। आकाश जी तपाकर बोले, पापा? क्या पापा? हाँ, तुमने जो कहा मैंने तुम्हें वो दिया। ऋषभ, आकाश जी हल्के गुस्से में बोले। आकाश जी हम बाहर है, इस बारे में घर जाकर बात करेंगे। आकाश जी का गुस्से भरा चेहरा देखकर मालती ने जल्दी से उन्हें शांत करवा दिया। ऋषभ, क्या तुम अपनी बहन से मिले? नहीं माँ, बस जा रहा था, सोचा पहले आपको मिल लूं। ऋषभ के कहने पर आकाश जी उसे घूरते हुए बोले, पहले तो हमसे भी अपने दी पर जान लूटता था, अब ऐसा क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है पापा, ऋषभ जल्दी से बोला। बेहतर होगा कि कुछ हो ही ना ऋषभ, वरना तुम सोच नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा। आकाश जी वार्निंग सुनकर ऋषभ का चेहरा लटक गया। मालती जी ऋषभ पर दया आने लगी। ऋषभ जाओ, तुम रावी से मिलकर आओ। मालती के कहने पर ऋषभ वहां से चला गया। यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो लतिका को आज पापा और माँ से मिलाने की सोच रहा था, लेकिन उनका मूड देखकर तो ना ही मिलना बेहतर होगा, वरना मेरी खैर नहीं। ऋषभ अपने में ही बदबदाते हुए आगे बढ़ा, जबकि अचानक उसके सामने ध्रुव आ टपका। क्या आपको कोई बीमारी हो गई है जो आप खुद में अकेले गड़बड़ रहे हो? ध्रुव, तुम भी ना एक दिन जरूर मुझे हार्ट अटैक दिला के रहोगे। ऋषभ उसके अचानक सामने आने चौंक पड़ा। आप ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई सीरियल का विलेन प्लान बना रहा हो, तो सोचा आपको डिस्टर्ब कर दूं। वैसे आप अकेले में क्या बड़बड़ा रहे थे?
ध्रुव बेटा, ऋषभ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम अचानक सामने आकर लोगों को डराने का कोई कोर्स करते हो क्या? ध्रुव की भौहें उठी। नहीं, ये टैलेंट जन्मजात से है, आप जैसे लोगों के लिए खास है। ऋषभ ने आंखें घुमाई। बहुत मजाकिया हो गया तू आज। आज नहीं, ध्रुव ने ठंडे अंदाज में कहा, मैं रोज ऐसा ही हूँ, बस लोग समझने में देर कर देते हैं। ऋषभ को हंसी आए, लेकिन वो हंसी नर्वस थी। वैसे, ध्रुव ने यूं ही कैजुअली पूछा, जो आप बाहर आपके साथ आई थी वही आपकी दोस्त है ना? ऋषभ का दिल धक से रह गया। का कौन? लूतिका, ध्रुव ने जल्दी से कहा। ऋषभ मुस्कान नाम ध्रुव के मुंह से सुनकर चौंक पड़ा, लेकिन वह जल्दी बात संभालते हुए बोला, हाँ, वो मेरी दोस्त है, बहुत पुरानी। ऋषभ के चेहरे के डर हुए भाव देखकर ध्रुव की मुस्कान जरा और गहरी हो गई। वो मुस्कान जो खतरे की घंटी थी। अगर वो सिर्फ दोस्त है, ध्रुव ने एक एक शब्द तोड़कर कहा, तो आपने उन्हें नाना नानी से क्यों नहीं मिलवाया? ऋषभ का चेहरा जैसे ब्लैंक हो गया। वो टाइम नहीं मिला, उसने हड़बड़ाकर कहा। ओह, ध्रुव ने नकली हैरानी दिखाए, मतलब बाहर बैठाकर खुद अंदर आकर बड़बड़ाना टाइम मिला, पर मिलवाने का नहीं। ऋषभ के माथे पर पसीना आ गया। ये बच्चा नहीं है, ये इंटरोगेशन ऑफिसर है, वो मन में बोला। देखो ध्रुव, ऋषभ ने बचाव में कहा, तुम बच्चों को हर बात में दखल देने की आदत छोड़नी चाहिए। ध्रुव ठहाका मारकर हंस पड़ा। बच्चा? मामू, अगर मैं बच्चा हूं ना, उसने आंखों में शरारती चमक के साथ कहा, तो आप बहुत बुरी तरह पकड़े गए हो। ऋषभ के होश उड़ गए। क्या मतलब? उसने निगलते हुए पूछा। ध्रुव थोड़ा पास आया, आवाज धीमी लेकिन वार सीधा। मुझे पता है, वो सिर्फ आपकी दोस्त नहीं है। ये सुनते ही ऋषभ का रंग उड़ गया। बकवास मत करो, वो तुरंत बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्रुव ने सिर टेढ़ा किया, और मुझे ये भी पता है कि वो। उसने जानबूझकर एक सेकंड का पॉज लिया। मेरे मामा की गर्लफ्रेंड है। ऋषभ की सांस अटक गई। नहीं, वो जोर चिखा, तुम गलत समझ रहे हो। वह घबरा गया। ध्रुव ने हाथ पीछे बांध लिए, बिल्कुल दादाजी वाले अंदाज में। अगर गलत हूं, उसने शांति से कहा, तो फिर छुपाने की क्या जरूरत? ऋषभ मन ही मन कराह उठा। ये बहन का शैतान बच्चा आज मुझे सूली पर ही चढ़ाएगा। ध्रुव मुस्कुराया, वो मुस्कान जो कह रही थी, गेम अभी खत्म नहीं हुई है मामू, ये तो शुरुआत है। वही दूसरी तरफ सभी लोग नेहर रावी को गिफ्ट दे रहे थे, तभी स्टेज पर तरुण और साहिती आए। तरुण को देखकर नेहर का जबड़ा कस गया, गुस्सा उसके नसों में उतर गया, लेकिन फिर भी वह खुद को नॉर्मल करते हुए शांत खड़ा था। कंग्रेचुलेशन मिस्टर अग्निहोत्री एंड मिसेज अग्निहोत्री कहते हुए तरुण ने रावी की तरफ देखा। वही रावी ने हल्की मुस्कान दबाए उसे देखा, लेकिन जैसे ही उसने नेहर की तरफ देखा, रावी मुस्कान गायब हो गई। नेहर रावी को ऐसे घूर देख रहा था मानो अभी के अभी खा जाएगा। मिस्टर अग्निहोत्री, यह हम दोनों की तरह से आपके लिए छोटा सा तोहफा, साहिती तनाव माहौल को देखते हुए कहा, और गिफ्ट को नेहर सामने बढ़ा दिया। तभी नेहर ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर तरुण का चेहरा कठोर हो गया। वही रावी नेहर को हैरानी और गुस्से से देखने लगी। ओह, आप मिस्टर दीवान की वाइफ है ना? आप तो बहुत खूबसूरत हो। अगर मेरी बीवी से पहले आप मुझे मिल जाती तो शायद मैं आपसे ही शादी करता। नेहर बात सुनकर साहिती आंखों फाड़कर नेहर को देखने लगी। वही रावी को गुस्सा और बुरा दोनों लगने लगा। उसे महसूस होने लगा जैसे उसके दिल के कोने में कुछ टूट गया हो। वैसे नाइस टू मीट यू कहते हुए नेहर साहिती की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देखकर तरुण और रावी को जलन महसूस होने लगी। वही साहिती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तरुण को देख रही थी जो उसे घूर रहा था। वही रावी जिसका चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा था। नेहर साहिती का चेहरा देखकर आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हाथ मिलाया, जिसे देखकर साहिती की ऑकवर्ड फील होने लगी। वही नेहर कोई मजा नहीं आ रहा था, वह सिर्फ ये दिखाना चाहता कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और आपके सामने कोई और आपको दूसरी नजरों से देखा है तो कैसा फील होता है। वह सिर्फ रावी को महसूस करना चाहता था कि कैसा फील होता है। नेहर जल्दी से हाथों को पीछे खींच लिया। तरुण ने साहिती का हाथ पकड़ एकदम से कसकर, जिसे साहिती ने महसूस कर लिया। आप दोनों एंजॉय कीजिए, हम आते हैं, तरुण ने कहा और साहिती को लगभग खींचते हुए वहां से लेकर गया। तरुण जी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। उसे हाथ मिलते हुए, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, अब मेरे छूने से तुम्हें दर्द होने लगा। तरुण की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, जिसे देखकर साहिती ने कुछ नहीं कहा। वही रावी को नेहर पर काफी गुस्सा आ रहा था। अगर इतना ही वो पसंद आ गई है तो मुझे आप आज के आज ही डाइवोर्स दे सकते हैं। रावी के कहने पर नेहर सिर घुमाकर आईब्रो चढ़ते हुए रावी को देखा, जिसकी आंखों में आग लगी हुई थी, जिसमें आंसू लगभग बाहर निकलने वाले थे, जिन्हें वो काफी मुश्किल से थामे हुई थी। ओ माय बेबी, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, ये सच है कि अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं जरूर साहिती को पता कर उसे शादी कर लेता। नेहर कहे कि एक शब्द रावी से निमे तीर जैसे लगे। उसने गुस्से में मुट्ठियां बिछ ली। वही नेहर रावी को दर्द और तकलीफ में देखकर अच्छा लग रहा था। आज पहली बार उसे रावी को दर्द देखकर सुकून मिल रहा था। वही साहिती, तरुण, नमित और ओशमी को मिलने उनके तरफ आए। जैसे ओशमी तरुण को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह झट से आगे बढ़कर तरुण को गले लग गई। काफी जल्दी नहीं आया तो वही नमित ने तरुण को गले लगाते हुए देखा तो उसकी आंखों एकदम सख्त हो गई, उसका चेहरा कठोर हो गया। वही उसके जबड़े कस गए, लेकिन वहां पर मीडिया होने की वजह से उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाए।
अरे डाकू चुड़ैल छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है, तरुण जानबूझकर बोला। जिसे सुनकर ओशमी ने झटके से छोड़ दिया। ये भी कोई टाइम होता है, मुझे लगा था सबसे पहले गिफ्ट देने के लिए तू ही आएगा। ओशमी के कहने पर तरुण मुंह बनाकर बोला, जैसे तूने मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा था ना, पर्सनली फोन करके ही बोला था कि आज करके। दोस्तों को कौन सा इनविटेशन कार्ड देना पड़ता है? ओशमी तरुण की बातों को बीच में काटा। हाँ, दोस्तों को क्या ही इमेज रहती है, वो तो मुंह उठाकर कहीं भी आ सकते हैं, तरुण तपाकर बोला। और नहीं तो क्या, कौन तुझे रोता है? यहाँ इतनी किस्म हिम्मत नहीं है कि वह मेरे दोस्त को रोके। ओशमी सीना तानकर बोली, जिसे सुनकर साहिती होंठ पर मुस्कान तैर गई। वही नमित सख्त नजरों से तरुण और ओशमी को घूर रहा था। जब तरुण ने नमित को देखा तो तरुण की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो ओशमी के ऊपर हल्का झुक कानों के पास झुककर बोला, लगता है आज रिसेप्शन पार्टी के साथ वार भी होने वाला है तेरे घर में। ओशमी तरुण की बात सुनकर भौहें सिकुड़ ली। उसने मुड़कर नमित को देखा जो उसे घूर रहा था। ओशमी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, तरुण ये है मेरा पति। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो सुपरस्टार नमित अग्निहोत्री है। तरुण कहते हुए हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर अग्निहोत्री। नमित अपने गुस्से को काबू करते हुए उसे हाथ मिलाया। बहुत गहरी दोस्ती लगती है आप दोनों में। नमित आवाज साफ गुस्सा झलक रहा था। जिसे सुनकर ओशमी तपाकर बोली, और नहीं तो क्या, बचपन के दोस्त हैं हम। जिसे सुनकर नमित एक तीखी नजरों से ओशमी को देखा और तरुण को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, दोस्ती होनी चाहिए लेकिन इतना ध्यान होना चाहिए कि आसपास लोग भी खड़े हैं। नमित बातों में तंग सुनकर तरुण को हल्का होश आया। नमित की बातें सच थीं। वो हल्के से सिर हिलाकर सॉरी बोला और ओशमी की तरुण एक छोटा सा बॉक्स बढ़ाया, जिसे देखकर ओशमी बोली, हाँ मुझे जानता है तू हल्की फुल्की मुझे इयररिंग्स ही गिफ्ट। कहते हुए उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने गिफ्ट बॉक्स खोल जिसमें रोलेक्स की गाड़ी की चाबी थी, जिसे देखकर ओशमी आंखों बाहर निकल आई। मेरी इतने बड़े कंजूस दोस्त नहीं मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। ओशमी खुशी से फुल नहीं समा पाई। वही तरुण का मुंह बन गया। थैंक यू सो मच तरुण, तू तो देवमानुष निकला रे। ओशमी नौटंकी अंदाज में बोली, जिसे सुनकर दोनों को भी हंसी आई। चल अब हम चलते हैं, जो लोग लाइफ में खड़े हैं वो हमें गाली देगी फिर। तरुण के कहने ओशमी जल्दी से उनके साथ फोटो खिंचवाई और तरुण साहिती दोनों को बधाई देते हुए आगे बढ़ गए। उनके जाते ही नमित गुस्सा बाहर निकला। वो ओशमी का हाथ पकड़ सबको थोड़ी देर के लिए आता हूं कहकर ओशमी स्टेज उतारकर थोड़ा बाहर लेकर चला गया, जहां वो ओशमी को एक कमरे में लेकर आया। ओशमी बिल्कुल समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या। वहीं यहाँ नमित का गुस्सा उसकी आंखों में साफ जल रहा था। उसने ओशमी का हाथ कसकर पकड़ा अपनी ओर खींचा और धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोला, ये जो तमाशा तुमने स्टेज पर किया है ना, इसका जवाब मैं तुम्हें घर जाकर बहुत अच्छे से दूंगा। ओशमी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिद और आग थी। धमकी देना बंद करो नमित, कहते हुए ओशमी दांत भींचकर बोली, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। जिसे सुनकर नमित का जबड़ा कस गया। उसने ओशमी जबड़े को कसकर पकड़ अपने चेहरे सामने करते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मीडिया के सामने क्या किया? कहते हुए गुस्से में उसकी आंखों में देखकर दांत भींचकर बोला, एक सुपरस्टार की इमेज, मेरे करियर। ओ प्लीज, ओशमी ने उसे बीच में काट दिया और उसका हाथ झटक दिया। हर बात को अपने करियर, अपनी इमेज से जोड़ना बंद करो। जिसे सुनकर नमित और गुस्से से भर गया, ओशमी तुम, और हाँ, अपनी उस गंदी सड़ी दिमाग में शक भरना भी बंद कर दो। ओशमी ने उसे उंगली दिखाकर कहा, जिसे नमित चौंक गया। शक? उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हर हरकत शक पैदा करती है ओशमी। ओशमी का सब्र जवाब दे गया, क्योंकि तुम देखना ही शक से जानते हो। ओशमी की आवाज कांप रही थी, लेकिन कमजोरी से नहीं बल्कि गुस्से से। अगर हर सवाल का जवाब शक से ही दोगे तो रिश्ते में भरोसा बचेगा ही कहाँ? ओशमी कहने पर नमित ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। अभी चुप रहो, नमित ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ये जगह लड़ने की नहीं है, जबकि वो खुद उसे लड़ाई करने के लिए यहाँ लेकर आया था। जिसे सुनकर ओशमी कड़वी हंसी के साथ बोली, और घर लड़ाई का अखाड़ा है। कहते हुए ओशमी स्वर तीखे हो गए, जहाँ तुम हर बार जीतने की कोशिश करते हो। नमित की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, तुम्हें जीत हार ही दिखती है, क्योंकि तुम रिश्ते को भी मुकाबला समझते हो। ओशमी ने पलटकर जवाब दिया। दोनों आंखों गुस्से में लाल हो चुकी थी। दोनों के बीच कुछ सेकंड की भारी घुटन भरी खामोशी छा गई। तभी नमित गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ये बात खत्म नहीं हुई है, तुम्हें जवाब अच्छे से देना पड़ेगा। कहते हुए वो आगे बढ़ गया, और इस बार मैं चुप नहीं रहने वाली, अच्छे से जवाब दूंगी तुम्हें। ओशमी कहते हुए उसके पीछे चली गई। वही लुतिका रावी को रह चीज को नोटिस कर रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया, जिसे लुतिका डर गई लेकिन चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। उसने मुड़कर देखा तो ऋषभ था। ओह, तुमने तो मुझे डरा दिया। लुतिका के कहने पर ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। लुतिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषभ के कहने पर लुतिका बोली, हाँ बोलो। मैं आज तुम्हें अपनी माँ बाप से मिलने वाला था, लेकिन उनका मूड देखते हुए मैंने तुम्हें नहीं मिलाया उनसे। लुतिका, ऋषभ की बात बड़ी अटपटी लगी। तुम क्यों मिलना चाहते हो मुझे उसे? लुतिका पूछने पर ऋषभ बोला, तुम दोस्त हो मेरी, तुम्हें नहीं मिलाऊंगा तो किसे मिलाऊंगा? ऋषभ बात सुनकर लुतिका कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वही दूसरी तरफ ओहास उस लाश को स्टोर रूम में लेकर आया और उसे चेक करने लगा। तभी स्टोर रूम का दरवाजा खुला और आकाश जी वहां आए।
सर नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है यह उसका आदमी है, आकाश जी कहने पर ओहास चौंक गया। मतलब और आपको कैसे पता चला? रानव मेहरा कोई आम खिलाड़ी नहीं है जो किसी भी शॉप शूटर को हायर करेगा। कहते हुए आकाश जी उस शार्प शूटर को देखने के लिए झुके, जैसे वो कोई पुलिस ऑफिसर रह चुके हो। तो इसका क्या मकसद हो सकता है? ये यहाँ क्यों आया था? ओहास के पूछने पर आकाश जी चेहरे भाव बदल गए। कोई और है इसके पीछे जो किसी और को टारगेट करना चाहता था। आकाश जी, लूतिका तुम यही रुको, मैं मम्मी पापा से मिलकर आया। ऋषभ के कहने पर लूतिका ने सिर हिला दिया। वही ऋषभ उसे एक साइड कोने पर बैठाकर आकाश और मालती की तरफ बढ़ा। मालती आकाश जी मेहमानों से बातचीत कर रहे थे, तभी ऋषभ वहां उनके पास आया। आ गए तुम? मुझे तो लगा हमें सिर्फ एक बेटी है। आकाश जी ताना सुनकर ऋषभ का मुंह बन गया। वही मालती उससे नाराज थी, लेकिन उन्होंने माहौल को देखकर खुद को शांत किया। कहा था तू और किस दुनिया में रहता है, तू ना फोन करता है, जबकि फोन करो तो हमेशा तेरा फोन बिजी रहता है। मालती की बात सुनकर ऋषभ हल्का झुंझलाहट में बोला, मम्मी आप जानती हो ना मैं एक सिंगर हूँ, एक फ्लॉप सिंगर। आकाश जी तपाकर बोले, पापा? क्या पापा? हाँ, तुमने जो कहा मैंने तुम्हें वो दिया। ऋषभ, आकाश जी हल्के गुस्से में बोले। आकाश जी हम बाहर हैं, इस बारे में घर जाकर बात करेंगे। आकाश जी का गुस्से भरा चेहरा देखकर मालती ने जल्दी से उन्हें शांत करवा दिया। ऋषभ, क्या तुम अपनी बहन से मिले? नहीं माँ, बस जा रहा था, सोचा पहले आपको मिल लूं। ऋषभ के कहने पर आकाश जी उसे घूरते हुए बोले, पहले तो हमसे भी अपने दी पर जान लूटता था, अब ऐसा क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है पापा, ऋषभ जल्दी से बोला। बेहतर होगा कि कुछ हो ही ना ऋषभ, वरना तुम सोच नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा। आकाश जी वार्निंग सुनकर ऋषभ का चेहरा लटक गया। मालती जी ऋषभ पर दया आने लगी। ऋषभ जाओ, तुम रावी से मिलकर आओ। मालती के कहने पर ऋषभ वहां से चला गया। यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो लतिका को आज पापा और माँ से मिलाने की सोच रहा था, लेकिन उनका मूड देखकर तो ना ही मिलना बेहतर होगा, वरना मेरी खैर नहीं। ऋषभ अपने में ही बदबदाते हुए आगे बढ़ा, जबकि अचानक उसके सामने ध्रुव आ टपका। क्या आपको कोई बीमारी हो गई है जो आप खुद में अकेले गड़बड़ रहे हो? ध्रुव तुम भी ना एक दिन जरूर मुझे हार्ट अटैक दिला के रहोगे। ऋषभ उसके अचानक सामने आने चौंक पड़ा। आप ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई सीरियल का विलेन प्लान बना रहा हो, तो सोचा आपको डिस्टर्ब कर दूं। वैसे आप अकेले में क्या बड़बड़ा रहे थे? ध्रुव बेटा, ऋषभ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम अचानक सामने आकर लोगों को डराने का कोई कोर्स करते हो क्या? ध्रुव की भौहें उठी। नहीं, ये टैलेंट जन्मजात से है, आप जैसे लोगों के लिए खास है। ऋषभ ने आंखें घुमाई। बहुत मजाकिया हो गया तू आज। आज नहीं, ध्रुव ने ठंडे अंदाज में कहा, मैं रोज ऐसा ही हूँ, बस लोग समझने में देर कर देते हैं। ऋषभ को हंसी आए, लेकिन वो हंसी नर्वस थी। वैसे, ध्रुव ने यूं ही कैजुअली पूछा, जो आप बाहर आपके साथ आई थी वही आपकी दोस्त है ना? ऋषभ का दिल धक से रह गया। का कौन? लूतिका, ध्रुव ने जल्दी से कहा। ऋषभ मुस्कान नाम ध्रुव के मुंह से सुनकर चौंक पड़ा, लेकिन वह जल्दी बात संभालते हुए बोला, हाँ वो मेरी दोस्त है, बहुत पुरानी। ऋषभ के चेहरे के डर हुए भाव देखकर ध्रुव की मुस्कान जरा और गहरी हो गई। वो मुस्कान जो खतरे की घंटी थी। अगर वो सिर्फ दोस्त है, ध्रुव ने एक एक शब्द तोड़कर कहा, तो आपने उन्हें नाना नानी से क्यों नहीं मिलवाया? ऋषभ का चेहरा जैसे ब्लैंक हो गया। वो टाइम नहीं मिला, उसने हड़बड़ाकर कहा। ओह, ध्रुव ने नकली हैरानी दिखाए, मतलब बाहर बैठाकर खुद अंदर आकर बड़बड़ाना टाइम मिला, पर मिलवाने का नहीं। ऋषभ के माथे पर पसीना आ गया। ये बच्चा नहीं है, ये इंटरोगेशन ऑफिसर है, वो मन में बोला। देखो ध्रुव, ऋषभ ने बचाव में कहा, तुम बच्चों को हर बात में दखल देने की आदत छोड़नी चाहिए। ध्रुव ठहाका मारकर हंस पड़ा। बच्चा? मामू अगर मैं बच्चा हूं ना, उसने आंखों में शरारती चमक के साथ कहा, तो आप बहुत बुरी तरह पकड़े गए हो। ऋषभ के होश उड़ गए। क्या मतलब? उसने निगलते हुए पूछा। ध्रुव थोड़ा पास आया, आवाज धीमी लेकिन वार सीधा। मुझे पता है, वो सिर्फ आपकी दोस्त नहीं है। ये सुनते ही ऋषभ का रंग उड़ गया। बकवास मत करो, वो तुरंत बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्रुव ने सिर टेढ़ा किया, और मुझे ये भी पता है कि वो। उसने जानबूझकर एक सेकंड का पॉज लिया। मेरे मामा की गर्लफ्रेंड है। ऋषभ की सांस अटक गई। नहीं, वो जोर चिखा, तुम गलत समझ रहे हो। वह घबरा गया। ध्रुव ने हाथ पीछे बांध लिए, बिल्कुल दादाजी वाले अंदाज में। अगर गलत हूं, उसने शांति से कहा, तो फिर छुपाने की क्या जरूरत? ऋषभ मन ही मन कराह उठा। ये बहन का शैतान बच्चा आज मुझे सूली पर ही चढ़ाएगा। ध्रुव मुस्कुराया, वो मुस्कान जो कह रही थी, गेम अभी खत्म नहीं हुई है मामू, ये तो शुरुआत है। वही दूसरी तरफ सभी लोग नेहर रावी को गिफ्ट दे रहे थे, तभी स्टेज पर तरुण और साहिती आए। तरुण को देखकर नेहर का जबड़ा कस गया, गुस्सा उसके नसों में उतर गया, लेकिन फिर भी वह खुद को नॉर्मल करते हुए शांत खड़ा था। कंग्रेचुलेशन मिस्टर अग्निहोत्री एंड मिसेज अग्निहोत्री कहते हुए तरुण ने रावी की तरफ देखा। वही रावी ने हल्की मुस्कान दबाए उसे देखा, लेकिन जैसे ही उसने नेहर की तरफ देखा, रावी मुस्कान गायब हो गई। नेहर रावी को ऐसे घूर देख रहा था मानो अभी के अभी खा जाएगा। मिस्टर अग्निहोत्री, यह हम दोनों की तरह से आपके लिए छोटा सा तोहफा, साहिती तनाव माहौल को देखते हुए कहा।
और गिफ्ट को नेहर सामने बढ़ा दिया। तभी नेहर ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर तरुण का चेहरा कठोर हो गया। वही रावी नेहर को हैरानी और गुस्से से देखने लगी। ओह, आप मिस्टर दीवान की वाइफ है ना? आप तो बहुत खूबसूरत हो। अगर मेरी बीवी से पहले आप मुझे मिल जाती तो शायद मैं आपसे ही शादी करता। नेहर बात सुनकर साहिती आंखों फाड़कर नेहर को देखने लगी। वही रावी को गुस्सा और बुरा दोनों लगने लगा। उसे महसूस होने लगा जैसे उसके दिल के कोने में कुछ टूट गया हो। वैसे नाइस टू मीट यू, कहते हुए नेहर साहिती की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देखकर तरुण और रावी को जलन महसूस होने लगी। वही साहिती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तरुण को देख रही थी जो उसे घूर रहा था। वही रावी जिसका चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा था। नेहर साहिती का चेहरा देखकर आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हाथ मिलाया, जिसे देखकर साहिती की ऑकवर्ड फील होने लगी। वही नेहर कोई मजा नहीं आ रहा था। वह सिर्फ ये दिखाना चाहता कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और आपके सामने कोई और आपको दूसरी नजरों से देखा है तो कैसा फील होता है। वह सिर्फ रावी को महसूस करना चाहता था कि कैसा फील होता है। नेहर जल्दी से हाथों को पीछे खींच लिया। तरुण ने साहिती का हाथ पकड़ एकदम से कसकर, जिसे साहिती ने महसूस कर लिया। आप दोनों एंजॉय कीजिए, हम आते हैं, तरुण ने कहा और साहिती को लगभग खींचते हुए वहां से लेकर गया। तरुण जी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। उसे हाथ मिलते हुए, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, अब मेरे छूने से तुम्हें दर्द होने लगा। तरुण की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, जिसे देखकर साहिती ने कुछ नहीं कहा। वही रावी को नेहर पर काफी गुस्सा आ रहा था। अगर इतना ही वो पसंद आ गई है तो मुझे आप आज के आज ही डाइवोर्स दे सकते हैं। रावी के कहने पर नेहर सिर घुमाकर आईब्रो चढ़ते हुए रावी को देखा, जिसकी आंखों में आग लगी हुई थी, जिसमें आंसू लगभग बाहर निकलने वाले थे, जिन्हें वो काफी मुश्किल से थामे हुई थी। ओ माय बेबी, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, ये सच है कि अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं जरूर साहिती को पता कर उसे शादी कर लेता। नेहर कहे कि एक शब्द रावी से निमे तीर जैसे लगे। उसने गुस्से में मुट्ठियां बिछ ली। वही नेहर रावी को दर्द और तकलीफ में देखकर अच्छा लग रहा था। आज पहली बार उसे रावी को दर्द देखकर सुकून मिल रहा था। वही साहिती, तरुण, नमित और ओशमी को मिलने उनके तरफ आए। जैसे ओशमी तरुण को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह झट से आगे बढ़कर तरुण को गले लग गई। काफी जल्दी नहीं आया तो वही नमित ने तरुण को गले लगाते हुए देखा तो उसकी आंखों एकदम सख्त हो गई। उसका चेहरा कठोर हो गया। वही उसके जबड़े कस गए, लेकिन वहां पर मीडिया होने की वजह से उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाए। अरे डाकू चुड़ैल, छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है, तरुण जानबूझकर बोला, जिसे सुनकर ओशमी ने झटके से छोड़ दिया। ये भी कोई टाइम होता है? मुझे लगा था सबसे पहले गिफ्ट देने के लिए तू ही आएगा। ओशमी के कहने पर तरुण मुंह बनाकर बोला, जैसे तूने मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा था ना, पर्सनली फोन करके ही बोला था कि आज करके। दोस्तों को कौन सा इनविटेशन कार्ड देना पड़ता है? ओशमी तरुण की बातों को बीच में काटा। हाँ, दोस्तों को क्या ही इमेज रहती है, वो तो मुंह उठाकर कहीं भी आ सकते हैं, तरुण तपाकर बोला। और नहीं तो क्या, कौन तुझे रोता है? यहाँ इतनी किस्म हिम्मत नहीं है कि वह मेरे दोस्त को रोके, ओशमी सीना तानकर बोली, जिसे सुनकर साहिती होंठ पर मुस्कान तैर गई। वही नमित सख्त नजरों से तरुण और ओशमी को घूर रहा था। जब तरुण ने नमित को देखा तो तरुण की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो ओशमी के ऊपर हल्का झुक कानों के पास झुककर बोला, लगता है आज रिसेप्शन पार्टी के साथ वार भी होने वाला है तेरे घर में। ओशमी तरुण की बात सुनकर भौहें सिकुड़ ली। उसने मुड़कर नमित को देखा जो उसे घूर रहा था। ओशमी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, तरुण ये है मेरा पति। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो सुपरस्टार नामित अग्निहोत्री है। तरुण कहते हुए हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर अग्निहोत्री। नमित अपने गुस्से को काबू करते हुए उसे हाथ मिलाया। बहुत गहरी दोस्ती लगती है आप दोनों में। नमित आवाज साफ गुस्सा झलक रहा था, जिसे सुनकर ओशमी तपाकर बोली, और नहीं तो क्या, बचपन के दोस्त हैं हम। जिसे सुनकर नमित एक तीखी नजरों से ओशमी को देखा और तरुण को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, दोस्ती होनी चाहिए लेकिन इतना ध्यान होना चाहिए कि आसपास लोग भी खड़े हैं। नमित बातों में तंग सुनकर तरुण को हल्का होश आया। नमित की बातें सच थीं। वो हल्के से सिर हिलाकर सॉरी बोला और ओशमी की तरुण एक छोटा सा बॉक्स बढ़ाया, जिसे देखकर ओशमी बोली, हाँ मुझे जानता है तू हल्की फुल्की मुझे इयररिंग्स ही गिफ्ट। कहते हुए उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने गिफ्ट बॉक्स खोल, जिसमें रोलेक्स की गाड़ी की चाबी थी, जिसे देखकर ओशमी आंखों बाहर निकल आई। मेरी इतने बड़े कंजूस दोस्त नहीं मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। ओशमी खुशी से फुल नहीं समा पाई। वही तरुण का मुंह बन गया। थैंक यू सो मच तरुण, तू तो देवमानुष निकला रे, ओशमी नौटंकी अंदाज में बोली, जिसे सुनकर दोनों को भी हंसी आई। चल अब हम चलते हैं, जो लोग लाइफ में खड़े हैं वो हमें गाली देगी फिर। तरुण के कहने ओशमी जल्दी से उनके साथ फोटो खिंचवाई और तरुण साहिती दोनों को बधाई देते हुए आगे बढ़ गए। उनके जाते ही नमित गुस्सा बाहर निकला। वो ओशमी का हाथ पकड़ सबको थोड़ी देर के लिए आता हूँ कहकर ओशमी स्टेज उतार कर थोड़ा बाहर लेकर चला गया, जहां वो ओशमी को एक कमरे में लेकर आया। ओशमी बिल्कुल समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या। वहीं यहाँ नमित का गुस्सा उसकी आंखों में साफ जल रहा था। उसने ओशमी का हाथ कसकर पकड़ा अपनी और खींचा और धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोला, ये जो तमाशा तुमने स्टेज पर किया है ना, इसका जवाब मैं तुम्हें घर जाकर बहुत अच्छे से दूंगा। ओशमी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिद और आग थी। धमकी देना बंद करो नमित, कहते हुए ओशमी दांत भींचकर बोली, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। जिसे सुनकर नमित का जबड़ा कस गया।
उसने ओशमी जबड़े को कसकर पकड़ अपने चेहरे सामने करते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मीडिया के सामने क्या किया? कहते हुए गुस्से में उसकी आंखों में देखकर दांत भींचकर बोला, एक सुपरस्टार की इमेज, मेरे करियर। ओह प्लीज, ओशमी ने उसे बीच में काट दिया और उसका हाथ झटक दिया। हर बात को अपने करियर, अपनी इमेज से जोड़ना बंद करो। जिसे सुनकर नमित और गुस्से से भर गया ओशमी, तुम और हाँ, अपनी उस गंदी सड़ी दिमाग में शक भरना भी बंद कर दो, ओशमी ने उसे उंगली दिखाकर कहा, जिसे नमित चौंक गया। शक, उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हर हरकत शक पैदा करती है ओशमी। ओशमी का सब्र जवाब दे गया, क्योंकि तुम देखना ही शक से जानते हो। ओशमी की आवाज कांप रही थी, लेकिन कमजोरी से नहीं बल्कि गुस्से से। अगर हर सवाल का जवाब शक से ही दोगे तो रिश्ते में भरोसा बचेगा ही कहाँ? ओशमी कहने पर नमित ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। अभी चुप रहो, नमित ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ये जगह लड़ने की नहीं है, जबकि वो खुद उसे लड़ाई करने के लिए यहाँ लेकर आया था। जिसे सुनकर ओशमी कड़वी हंसी के साथ बोली, और घर लड़ाई का अखाड़ा है। कहते हुए ओशमी स्वर तीखे हो गए, जहां तुम हर बार जीतने की कोशिश करते हो। नमित की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, तुम्हें जीत हार ही दिखती है, क्योंकि तुम रिश्ते को भी मुकाबला समझते हो, ओशमी ने पलटकर जवाब दिया। दोनों आंखों गुस्से में लाल हो चुकी थी। दोनों के बीच कुछ सेकंड की भारी, घुटन भरी खामोशी छा गई। तभी नमित गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ये बात खत्म नहीं हुई है, तुम्हें जवाब अच्छे से देना पड़ेगा। कहते हुए वो आगे बढ़ गया, और इस बार मैं चुप नहीं रहने वाली, अच्छे से जवाब दूंगी तुम्हें, ओशमी कहते हुए उसके पीछे चली गई। वही लुतिका रावी को रह चीज को नोटिस कर रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया, जिसे लुतिका डर गई, लेकिन चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। उसने मुड़कर देखा तो ऋषभ था। ओह, तुमने तो मुझे डरा दिया, लुतिका के कहने पर ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। लुतिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऋषभ के कहने पर लुतिका बोली, हाँ बोलो। मैं आज तुम्हें अपनी माँ बाप से मिलने वाला था, लेकिन उनका मूड देखते हुए मैंने तुम्हें नहीं मिलाया उनसे। लुतिका, ऋषभ की बात बड़ी अटपटी लगी। तुम क्यों मिलना चाहते हो मुझे उसे? लुतिका पूछने पर ऋषभ बोला, तुम दोस्त हो मेरी, तुम्हें नहीं मिलाऊंगा तो किसे मिलाऊंगा? ऋषभ बात सुनकर लुतिका कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वही दूसरी तरफ ओहास उस लाश को स्टोर रूम में लेकर आया और उसे चेक करने लगा। तभी स्टोर रूम का दरवाजा खुला और आकाश जी वहां आए। सर, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है यह उसका आदमी है, आकाश जी कहने पर ओहास चौंक गया। मतलब, और आपको कैसे पता चला? रानव मेहरा कोई आम खिलाड़ी नहीं है जो किसी भी शॉप शूटर को हायर करेगा। कहते हुए आकाश जी उस शॉप शूटर को देखने के लिए झुके, जैसे वो कोई पुलिस ऑफिसर रह चुके हो। तो इसका क्या मकसद हो सकता है? ये यहाँ क्यों आया था? ओहास के पूछने पर आकाश जी चेहरे भाव बदल गए। कोई और है इसके पीछे जो किसी और को टारगेट करना चाहता था। आकाश जी कहने पर ओहास ने सिर हिला दिया। तुम पता लगाओ ये किस लिए यहाँ था? जिसे सुनकर ओहास ने सिर हिलाया। जी सर, आकाश वहां से निकल गए। तभी आकाश जी का फोन बजा। आकाश जी जैसे फोन पर नंबर देखा तो उनका चेहरा एकदम कठोर हो गया। उन्होंने फोन उठाकर कानों पर लगाया तो सामने वाली बात सुनकर आकाश जी जबड़े कस गए। उनकी आंखों में खून उतर आया। नेक्स्ट चैप्टर। रिसेप्शन पार्टी में हर तरफ खुशियां थी, लेकिन रावी के मन में उदासी छाई हुई थी, जैसे उसके अंदर भावनाओं को निकाल दिया हो। लेकिन पूरे परिवार के सामने वो शॉपिस की गुड़िया की तरह खड़ी हुई थी। रावी ने बगल में देखा, नेहिर अपने बिजनेस पार्टनर से बातें करने में बिजी है, और तो नेहिर वहां ऐसे जता रहा है जैसे रावी उसके बगल में खड़ा ही ना हो। तभी अचानक ने रावी को अपना सिर भारी महसूस होने लगा। ऋषभ जो रावी से मिलने आया था, रावी को देखकर उसने जल्दी से उसके पास आकर हाथ थामा। दिया, आप ठीक हो? नेहिर अपने बिजनेस बात कर रहा था। अचानक से ऋषभ के सामने खड़े होने से उसका ध्यान रावी पर चला गया। क्या हुआ तुम्हें? नेहिर आवाज में कोई अपनापन नहीं था। क्या हुआ मतलब? मेरी दीदी इतनी देर से खड़ी है तो उसे कमजोरी तो महसूस होगी ना? ऋषभ नेहिर को घूरते हुए बोला। दिया, आपने कुछ खाया या नहीं? ऋषभ के पूछने पर रावी ने नामे गर्दन हिला दी। आप चलिए पहले कुछ खा लीजिए। ऋषभ की आवाज में फिक्र साहब झलक रही थी। ऋषभ रावी का हाथ पकड़ उसे लेकर आगे बढ़ा था कि पीछे से नेहिर रावी की कलाई पकड़ी। रावी ने सिर घुमाकर नेहिर को देखा जो उसे घूर रहा था। यहाँ हमारे शादी का रिसेप्शन है, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, उसकी आवाज में आदेश था। कहते हुए नेहिर जल्दी से ऋषभ के हाथों से रावी का हाथ छुड़ाकर उसे बोला, साले। ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आपने मुझे गाली दी? ऋषभ चिढ़ गया। नहीं, तुम मेरा साले हो, और साले जी तुम्हें हमारे बीच में टाग अदाने की जरूरत है? तुम्हारी बहन अब मेरी बीवी है, मैं देख लूंगा उसे, तुम जा सकते हो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं ऋषभ से? रावी को नेहिर का टोन बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसे देखकर नेहिर रावी के आगे हल्का सा झुक उसके कान में फुसफुसाया, वैसे भी बुरा बन जाऊंगा अगर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई तो। रावी ने नेहिर को देखा जिसकी आंखों में धमकी थी, और रावी घरवालों के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ऋषभ को समझना ठीक समझा। ऋषभ, मैं ठीक हूँ, रावी ने हल्की मुस्कान दबाए बोली। लेकिन दी, ऋषभ बोल रहा था कि रावी उसे बोली, मैं ठीक हूँ ऋषभ, तुमने कुछ खाया? अगर नहीं तो पहले खाकर आ जा। ऋषभ ने रावी को देखा जिसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत बिखरी हुई थी। जहाँ ऋषभ नेहिर चिढ़ मचने लगी।
दिया आपको पूरे ब्रह्मांड में इकलौता यही मॉन्स्टर मिला था शादी के लिए। ऋषभ के कहने पर रावी ने तिरछी नजरों से देखा। नेहर भले उन्हें देख नहीं रहा था लेकिन उसके कानों में दोनों की बात पड़ी। ऐसे नहीं बोलते ऋषभ, जिसे सुनकर ऋषभ का मुंह बन गया। खैर ये छोड़िए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, कहकर उसने अपनी जेब में से एक बॉक्स निकला और रावी के हाथों में थमा दिया। इसमें क्या है? रावी होंठ हल्के मुड़े। खुद देख लीजिए, ऋषभ ने कहा तो रावी ने जल्दी से बॉक्स खोला तो उसने डायमंड के झुमके थे। ये तो काफी महंगे होंगे। रावी उसकी चमक देखकर चौंक गई। तुम्हें फालतू में इतना महंगा गिफ्ट लेने की क्या जरूरत है? जिसे सुनकर ऋषभ का मुंह अजीब सा बन गया। दी प्लीज माँ, पापा की तरह शुरू मत हो जाए, यह मैंने आपके लिए प्यार से खरीदा है, आपको पसंद आया? जिसे सुनकर रावी ने जल्दी से सिर हिला दिया। बहुत खूबसूरत है, रावी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। हाँ लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। नेहर देख रहा था कि ऋषभ अपनी बहन के लिए तो गिफ्ट ला दिया लेकिन उसके लिए कुछ नहीं लाया और वो दोनों स्टेज पर खड़े होकर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किए हुए थे। क्या रिसेप्शन में सिर्फ लड़की को गिफ्ट मिलता है? आखिरकार नेहर ने पूछा। अरे सॉरी जीजा, लेकिन मैं आपके लिए गिफ्ट लाना भूल गया। लेकिन एक मिनट, मेरे पास कुछ कैश है, कहते हुए ऋषभ जल्दी से जेब टटोली और उसमें से 500 की नोट नेहर की तरह बढ़ाते हुए बोला, जीजा ये लीजिए आपका तोहफा। ऋषभ ने जानबूझकर नेहर को नीचा दिखाया। वही नेहर ने ऋषभ को घूरा और फिर उसके हाथों को। नेहर अग्निहोत्री 500 करोड़ से भी अधिक का मालिक था और ऋषभ उसे 500 की नोट थमा रहा था। चलो, जिसकी जितनी औकात उतरना ही उससे उम्मीद की जा सकती है। साले, मुझे आपकी कैश की जरूरत नहीं है, आप अपने पैसे अपने ही पास रखिए, मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है पैसों की। ऋषभ का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वही रावी को नेहर गुस्सा आया। रावी ने ऋषभ को वहां से जाने के लिए कहा। ऋषभ नेहर को घूरते हुए वहां से चला गया। आप बदतमीजी कर रहे हो मिस्टर अग्निहोत्री, रावी ने तपाकर बोली। ओह अच्छा, और तुम्हारा भाई जो 500 की नोट देख मुझे नीचा दिख रहा था, तब तुम्हें नहीं लगा कि वह बदतमीजी कर रहा है? नेहर ने रावी को उसी के अंदाज में जवाब दिया। रावी को नेहर से कोई बहस नहीं करनी थी, उसने गुस्से में अपनी नजरें फैल ली। वही कुछ दूरी पर से तरुण रावी के चेहरे का हाल देख रहा था। तरुण ने देखा रावी थकी हुई लग रही है। तरुण ने बगल में से गुजर रहे वेटर को रोक दिया और उसके कानों में कुछ कहा। वेटर सिर हिला आगे बढ़ गया। वेटर जल्दी से रावी पास आकर बोला, मैम आपको जूस चाहिए? रावी जिसे जरूरत थी उसने जल्दी से गर्दन में हिलाकर गिलास उठाया और जल्दी से एक घूंट में ही खाली करते हुए उसे थैंक्स बोली। जिसे सुनकर वेटर जल्दी से बोला, थैंक यू मुझे नहीं उन्हें कहिए। वेटर ने उंगलियों से तरुण की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन्होंने मुझे कहा आपको ये देने के लिए। रावी ने तरुण को देखा, दोनों की नजरें मिली। तरुण ने एक हल्की मुस्कान से उसे देखा लेकिन अचानक पता नहीं रावी दिल में टिज उठी। उसकी आंखों में नमी तैर गई जिसे वो छुपाना चाहती थी लेकिन तरुण से छुपा नहीं पाई। तरुण का चेहरा पल भर में उदासी छाई। उसने नजरें फेर ली। चाहे जैसे हो, एक वक्त था दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहते थे। तरुण को अब यहाँ घुटन महसूस होने लगी। तभी साहिती उसके पास आई जो वॉशरूम में गई थी। उसके आते ही तरुण उसे देखकर बोला, चलो, और आगे बढ़ गया। साहिती उसके अचानक बदलते चेहरे को देखकर चौंक पड़ी लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके पीछे चली गई। तभी स्टेज पर धानिश और मालवी आई। मालवी ने जल्दी से रावी को गले लगा लिया। धानिश नेहर को, भाई मैंने सपने में भी सोचा था कि आप कभी शादी करोगी और ये दिल हमारे जिंदगी में आएगा। धानिश नौटंकी भरी बातें सुनकर नेहर ने आसमान की तरफ आंखों घुमाई। मैं आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट होने जा रही है, धानिश ने कहा और नेहर और रावी तरफ बॉक्स बढ़ाया। इसमें क्या है? नेहर भौहें तन गई। बाद में देख लेना भाई। दोनों ने नेहर रावी के साथ अच्छी फोटो खिंचवाई। धीरे धीरे रिसेप्शन खत्म हो चुका थी। धानी ध्रुवी स्टॉल के पास आइसक्रीम पर आइसक्रीम खा रही थी और डांस स्टेज पर मस्ती कर रही थी। रिसेप्शन के हॉल से अलग डिनर एरिया में एक लंबी सी टेबल सजी थी। नेहर, रावी, ओशमी और नमित साथ बैठे थे। तभी ध्रुवी वहां दौड़ते हुए नेहर के पैरों में लिपट गई। उसका मुंह में आइसक्रीम अभी भी लगी हुई थी जिसे देखकर नेहर जल्दी से उसे गोद में बैठाकर टिश्यू उसका मुंह साफ किया। ध्रुवी चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। मोमी मुझे नींद आ रही है, ध्रुवी ने नेहर गोद में बैठाकर कहा। हो गया बेटा, अब हम घर जा रहे हैं, रावी ने उसके बालों को सहलाया जो पूरे बिखरे पड़े हुए थे। वही इधर ओशमी प्लेट पर टूट पड़ी थी। कभी पास्ता, कभी कबाब, कभी सलाद। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दिन भर कुछ खाया ही न हो। नमित उसे देख देखकर परेशान होने लगा। आसपास लोग थे, कैमरे थे, रिश्तेदार थे। उसे ऑकवर्ड फील होने लगा। जहां नमित धीरे से लेकिन हल्की गुस्से में ओशमी के कानों में पास जाकर बोला, ओशमी थोड़ा शांति से खाओ, आज तुम ब्राइड हो, सब देख रहे हैं तुम्हारे इस तरह खाने से लोग क्या सोचेंगे। ओशमी ने कांटा प्लेट में थक से रखा और आंखें तरेर कर नमित को देखकर तपाकर बोली, ब्राइड के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ और इस इंसान को बहुत जोर की भूख लगी है। तुम मेरे सामने ज्ञान मत बांटो, तुम चुपचाप अपना खाना खाओ और मुझे भी मेरा खाने दो। रावी ने मुस्कान दबाने के लिए पानी का घूंट लिया। नमित की हालत ऐसी हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उसे गुस्सा तो काफी आया, ओशमी की हरकत से लेकर बुक कर क्या सकता था। वो हल्की सी जबरदस्ती मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, इंसान होना जरूरी है। इसी बीच नेहर की नजर ओशमी पर टिक गई।
उसे ओशमी के खाने का अंदाज से चीड़ मच गई, उसके भौहें आपस में तन गए। फिर उसकी नज़र नमित पर गई, वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों ही आंखों में कह रहा हो, देख यही है तेरी पसंद। नमित ने नेहिर घूरना देख लिया। उसने अपने होंठ को दांते तले दबा दिया और तुरंत गर्दन झुका ली और प्लेट में देखने लगा, जैसे खाना ही जिंदगी की सबसे जरूरी चीज हो। वही खाना देखकर रावी को अजीब सा महसूस होने लगा। वह खाना छोड़कर ध्रुवी को खाना खिलाने लगी, जिसमें ध्रुवी ना में सिर हिला रही थी, लेकिन रावी उसे जबरदस्ती खाना खिला रही थी क्योंकि उसे पता था कि ध्रुवी ने आज कोई खाना खाया नहीं है। वही कुछ दूर से हमारे ध्रुव बाबू बिल्कुल शांत, बिल्कुल सख्त, बिना पलक झपकाए नेहिर को घूर के देखे जा रहे थे। नेहिर को वो नजर महसूस हुई, उसकी भौहें तन गईं। उसने भी वैसी ही सख्त नजर से ध्रुव को देखा। दोनों की आंखें टकराईं, ना मुस्कान ना अपनापन, बस ईगो बनाम ईगो। नेहिर ने आंखों से इशारा किया, ऐसे क्या देख रहा है। ध्रुव ने बिना डरे बिना हिले अपना कांटा उठाया और आराम से खाना खाते हुए नजरें नहीं हटाई, मानो कह रहा हो, देख रहा हूं और देखूंगा। नेहिर का जबड़ा कस गया। वो कुछ बोलना चाहता था पर सामने सब बैठे थे। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। ध्रुव ने आखिरकार नजर हटाई, पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लेके से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे बस नेहिर को ट्रिगर करने में मजा आता था। वही दूसरी तरफ कार्तिक एक हाथ में फाइल और दूसरे में जूस का गिलास लिए कोने में खड़ा था। चेहरे पर साफ डर लिखा था। वो खुद से बुदबुदा रहा था। कार्तिक धीरे से फुसफुसाया, हे भगवान, थैंक यू, ये रिसेप्शन तो किसी तरह निकल गया। बस दादाजी से नजरें ना मिले, वरना आज मेरी आत्मा को भी RSVP भेज देंगे। वो जूस का घूंट भरने ही वाला था कि पीछे से भारी आवाज आई। दादाजी एकदम से गंभीर आवाज में बोले, कौन सी आत्मा भेजने वाले हो कार्तिक। कार्तिक चौंक जाता है, जूस उसके मुंह बाहर निकल जाता है। वो मुड़कर देखता है, दादाजी पीछे खड़े थे। चेहरे पर सख्त मुस्कान और आंखों में पुराना डॉन वाला ठंडा एटीट्यूड झलक रहा था, जिसे देखकर कार्तिक हकलाते हुए बोला, वो दादाजी, मैं तो बस ये कह रहा था कि आत्मा मतलब रिसेप्शन की एम्बियंस बहुत सोलफुल है। जिसे सुनकर दादाजी भौहें सिकोड़ते हुए बोले, सोलफुल? हाँ, तुम्हारा चेहरा ज्यादा गिल्टीफुल लग रहा है। जिसे सुनकर कार्तिक खुद को नॉर्मल करके जल्दी से मुस्कुराकर बोला, न नहीं दादाजी, बस ऑफिस का थोड़ा टेंशन था, फाइलों में फंस गया था। जिसे सुनकर दादाजी गंभीर टोन में बोले, कौन सी फाइलें। कार्तिक तुरंत गला साफ किया और बोला, वो नेहिर बॉस की मार्केटिंग वाली फाइलें, जी। जिसे सुनकर दादाजी धीरे से मुस्कुराकर कार्तिक करीब हल्का सा झुककर बोले, अच्छा मार्केटिंग, या कुछ छुपा रहे हो। जिसे सुनकर कार्तिक के माथे से पसीना टपकने लगा। वो भीतर ही भीतर सोचने लगा, हे भगवान, ये आदमी तो पॉलीग्राफ मशीन से भी खतरनाक है। वो किसी तरह मुस्कान बरकरार रखते हुए बोला, छुपाऊंगा मैं, वो भी आपसे। दादाजी, आप तो मेरे भगवान हैं, बस थोड़े डरावने वाले। जिसे सुनकर दादाजी हल्के हंस पड़े। उनकी हंसी में वो पुराना माफिया अंदाज झलक रहा था। डर तो अच्छा है बेटा, याद रख, डर वही रहता है जहाँ सच्चाई छिपी होती है। जिसे सुनकर कार्तिक की आंखें चौड़ी हो गई। जी दादाजी, और मैं तो सच्चाई से ही डरता हूँ। दादाजी एक तीखी नजरों कार्तिक को देखकर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाते कार्तिक राहत की सांस लेता है। कुछ देर पहले जो उसे तनाव महसूस हो रहा था, वातावरण में वह थोड़ा हल्का हो चुका था। उफ, बच गया। अगर 2 सेकंड और रुकते तो मैं खुद रिसेप्शन के फूलों में मिल जाता। वही नेहिर गोद में बैठी हुई ध्रुवी को खाना खाते हुए ना में सिर हिला। नो मोमी, मेरा पेट फूल हो गया, मुझे नहीं जाएगा अब यह एक बाइट। बेबी, यह आखिरी बाइट है, प्रोमिस। नो मोमी प्लीज, जिद नहीं करते बेटा, तुमने कुछ नहीं खाया है, ये खा लो। नो मोमी। ध्रुवी ने मुंह दूसरे तरफ फेर लिया। रावी उसके चेहरे को पकड़कर अपने तरफ करना चाहा, लेकिन ध्रुवी मानी नहीं। अगर वह नहीं चाहती खाना तो तुम क्यों उसके पीछे जबरदस्ती पड़ी हो। नेहिर आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसे देखकर रावी का दिमाग घूम गया। आप अपना मुंह बंद कीजिए, मैं आपको खाना नहीं मिला रही हूँ, मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ, तो चुपचाप से अपना काम कीजिए। मुझे मत सिखाई कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रावी का तपाकर जवाब देना नेहिर को गुस्सा दिया। उसके जबड़े आपस में कस गए। वह जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है। नेहिर बात सुनकर रावी नेहिर घूरते हुए बोली, अगर इतनी ही अक्ल है तो खुद क्यों नहीं खाना खिलाने उसे। बस यही नेहिर की अक्ल बाहर गिर गई। वो कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। वही ओशमी यह बात सुनकर खिलखिला हंस पड़ी, जिसे देखकर नेहिर को रावी और ओशमी पर गुस्सा आने लगा। उसने कसकर मुट्ठी भींच दी। ओशमी हंसते हुए बोली, ओहो जेठ जी, आपकी अक्ल तो आज डिनर टेबल पर ही सर्व हो गई। कहते हुए ओशमी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ी। नेहिर ने ओशमी की तरफ देखा। अब नेहिर गुस्सा उसकी बात सुनकर डबल हो चुका था, जिसे नमित नोटिस कर लिया। ओशमी, शांति रखो, मजाक मत करो, नमित ने खींचते हुए बोला। ओशमी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो सबसे बड़ी गलती हो। वो नमित को आंखें छोटी करते हुए घूर कर बोली, क्यों ना करूं, इतना फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मैं छोड़ दूं। जिसे सुनकर नमित चिको उसका नाम चबाते हुए बोला, ओशमी तुम चुप रहो, घर में रोज ड्रामा होता है, आज कॉमेडी तो होने दो। ओशमी ने नमित को देखकर फिर से हंस पड़ी।
नेहिर रावी की चेहरे पर आई शांति देखकर ध्रुवी मासूमियत से बोली, मम्मी अब तो मैं सच में फुल हो गई थी, आप प्लीज डैडी से मत लड़ाई कीजिए। जिसे सुनकर ओशमी ने तुरंत ताली बजाई और ध्रुवी को देखकर बोली, देखा, ध्रुवी ने सही टाइम पर एग्जिट ले ली। हम बड़े लोग ही ज्यादा ड्रामेबाज हैं। जिसे सुनकर नेहिर चिढ़ गई और वो उसे कुछ कहता कि ध्रुवी नेहिर चीन को पकड़कर नीचे झुकते हुए पूछे लगी, डैडी ये हकाकी क्या होता है? ध्रुवी ने बड़े मासूमियत से यह पूछा था। जहां नेहिर जवाब आप दे पाता ओशमी बोल पड़ी, बेटा अक्ल वो चीज होती है जो कभी कभी बड़े लोगों के पास होकर कभी कभी छुट्टी पर चली जाती है। ध्रुवी ने 2 सेकंड सोचा, फिर जोर से हंस पड़ी, तो डैडी की अक्ल आज घूमने गई है क्या? बस यही नेहिर आग बबूला हो गया। उसकी भौहें तन गईं, चेहरा काला पड़ने लगा और आंखों से जैसे लपटें निकलने वाली हों। नेहिर दांत भींचकर बोला, ओशमी। उधर नमित ने गुस्से में ओशमी को घूरा चिल्ला पड़ा, ओशमी ये क्या सिखा रही हो बच्चे को? ओशमी ने बेफिक्री से कंधे उचका दिए और बोली, अरे मैं क्या सिखा रही हूँ, मैं तो बस लाइव डेमो दिखा रही हूँ। ध्रुवी फिर से खिलखिलाए। नेहिर गुस्से में फटने को आया था कि रावी जल्दी से खड़ी होकर वहां से बाहर निकली। नेक्स्ट चैप्टर।